31 अरब डॉलर तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। टैक्स टू जीडीपी अभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा जो हमने 2018 में छोड़ा था। तारीख की सबसे ज्यादा 32 अरब डॉलर पर रेमिटेंसेज आए। सबसे ज्यादा खसारे का साल होगा। 6000 अरब से ऊपर हमारी टैक्स कलेक्शन है। हाईएस्ट इंपोर्ट फिगर्स हमारी होंगी। आज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी 15% ग्रोथ रेट हुई। सबसे बड़ा तजारती खसारा हुआ है इस गुजरने वाले महीने में। कोविड ने एक हवाले से इनको रेस्क्यू किया। मिनी बजट कहते हैं, पैसे वाले लोगों को ज्यादा देना चाहिए। IMF के आगे इमरान नियाजी डट जाएगा। दुनिया में तकरीबन हम सबसे कम टैक्स देते हैं। शौकत तरीन साहब तशरीफ लाए। 350 अरब रुपए टैक्स लगाने का एक और नुस्खा इस मिनी बजट पे ले आए हैं। ये है एक साइकिल, ये जो 2-3 महीने का है। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए हैं। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या? कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया। एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, लेथार्जिक, मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है अभी भी, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ फिगर्स भी दिए, कुछ आदाद व शुमार भी शेयर किए अपने नाज़रीन के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, जिसको कि जवाब शहबाज शरीफ साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस दिया। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, वो रिबटल दे रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। ये रिबटल फॉर्मल तो नहीं था, लेकिन हमने कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर और लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज भी हाउस में नहीं गए। मिनी बजट के ऊपर बहस जो है उसका आगाज हो रहा है, लेकिन वो आज भी नेशनल असेंबली में मौजूद नहीं थे। बहरहाल उनकी गुफ्तगू हमने आपको सुनाई, और इसके साथ साथ बहुत अहम खबरें पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। और अहम खबरें ये हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 गैर मामूली फैसले जो है वो हुए हैं। एक तो मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने का हुक्म दिया गया, और दूसरा नेवी गोल्फ क्लब का जो कब्जा था वो भी खत्म करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस अतुल मिनल्ला साहब ने इस पे जो अपनी अहकामात दिए हैं वो बहुत अहम हैं, लैंड मार्किंग है। उन्होंने कहा है कि इस 1400 मुरब्बा मील में लाकानूनियत है। इस्लामाबाद की तरफ वो रेफर करे थे। मुसल्लह अफवाज के 3 सेक्टर्स बन गए हैं। मुसल्लह अफवाज को किसी तौर पर मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, ये अवामी मफाद में नहीं है। कानून में मौजूद है कि मुसल्लह अफवाज की जमीनें कैसे और कौन मैनेज करेगा। जिस जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं वो कहाँ जाएगी, ये कानून तय करेगा। कोई प्रॉपर्टी किसी इदारे के नाम पर नहीं हो सकती। मुनाल की 8000 एकड़ जमीन का दावा कौन कर रहा है? इस अदालत को नेशनल पार्क का तहफ्फुज करना है। मुसल्लह अफवाज खुद मुख्तार इदारे नहीं है। पाकिस्तान नेवी ने तजावुजात करके गोल्फ कोर्स बनाया, जो अच्छी बात नहीं है। इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अशराफिया मारगला नेशनल पार्क को तबाह कर रही है, गरीब आदमी तो वहां कुछ नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला से भी इस्तफसार किया कि आप वफाकी हुकूमत में हैं, क्या वफाकी हुकूमत बेबस है? बहुत ही अहम ये फैसले थे, जिसपे कि 2 अहम अराजियों के ऊपर, जो कि 8000 एकड़ कहा जा रहा है, वहां से जो एक कब्जा था या गैर कानूनी तौर पर तजावुजात थी वहां पे, वो खत्म करवाई गई है। और साथ में नेवी क्लब जो है उस पे भी कब्जा जो था उसको छुड़वाया गया है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें, एक और बहुत ही अहम चीज है जो कि PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और इसका भी पाकिस्तान की सियासत पे बहुत गहरा असर है। और फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें 8 जिल्दें जो है वो खुफिया रखने का इंकशाफ किया है, जो कि आज रिपोर्ट भी हुआ है मुख्तलिफ अखबारात में। और ये कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें स्टेट बैंक के जरिए जो मांगी गई थी तफसीलात और बैंक स्टेटमेंट्स, उसकी 8 जिल्दें शामिल नहीं हैं। और जो छुपाई गई दस्तावेजात हैं उसमें 28 बैंक स्टेटमेंट्स हैं। 2009 से 13 के दरमियान PTI के अकाउंट्स की जो मुंतकिल की गई गैर मुल्की रुकूम है उसकी भी सालवार जो तफसीलात हैं वो शामिल हैं, जो कि छुपाई गई हैं। और शवाहिद के इस अहम हिस्से को खुफिया रखा गया है, जिसका इजहार रिपोर्ट के सफा नंबर 83 पे किया गया है। इसके ऊपर भी बहुत सी बात हो रही है कि आखिर क्यों जरूरत पेश आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो दस्तावेजात हैं उनकी इस्तदा की जाए, इलेक्शन कमीशन उसको खुफिया रखे। इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। ये याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 30 मई 18 को हुक्म दिया था कि रिकॉर्ड की जांच पड़ताल एक अवामी दस्तावेज है जिसकी कॉपियां हासिल की जा सकती हैं। और अब इलेक्शन कमीशन उसी के बरअक्स जो है वो ये फैसला कर रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें जो 8 जिल्दें हैं उसको खुफिया रखा
जाए, क्यों, इस पर भी जरूर बात करेंगे। और एक बहुत ही और अहम स्टेटमेंट एक बात हुई है, और वो प्राइम मिनिस्टर की आज जेर सदारत जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स थी उनकी तहकीकात की जाएंगी, वो कैसे बाहर गए इसका भी फैसला किया जाएगा। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, जरा सुनिएगा। नवाज शरीफ की जो सेहत का जो ड्रामा यहाँ पे रचाया गया था वो ड्रामा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान की एम्बेसी ने राब्ता किया शरीफ फैमिली से, उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ को तलब करके दो बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें, या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसके साथ सजा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। सो ये इस्तदा की जा रही है कि या तो नाअहल किया जाए शहबाज शरीफ साहब को, या फिर जो है उनको कहा जाए कि बयान हल्फी के जरिए के तहत वो मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाएं। मियां नवाज शरीफ के सिलसिले में एक और अहम पिटीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब एहसन भोड साहब ने, जिसमें कि ये इस्तदा की जा रही है कि 62(1)(f) की तशरीह की जाए ताकि नाअहली की सजा होनी चाहिए या नहीं इसके ऊपर फैसला किया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये जो नाअहली का फैसला है ताहयात नाअहली का खास करके, और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत यूं भी है कि अगर इस पर कोई फैसला होता है और तशरीह होती है तो मुद्दत का तयन इसके अंदर जो है वो हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ताहयात नाअहली का फैसला अदालत के जरिए से तब्दील होता है तो इसका फायदा अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन साहब को होगा, तो इसका भी पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार होगा। उनसे हम जरूर बात करेंगे इस मामले के ऊपर। हमारे साथ मौजूद होंगे लालचंद मल्ली साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए अभी असम्बली के इजलास से भी। जनाब अता तारड़ साहब जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और जाना माना चेहरा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब कादिर मंदोखेल साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से मुंतखब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले एहसन भोन साहब को हम लेते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भोन साहब। अस्सलामुअलैकुम जी भोन साहब, एक तो ये पिटीशन जो जिसका के बड़ा चर्चा हो रहा है, ये आप दायर कब कर रहे हैं इसके ऊपर हम जानना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हमें बताइएगा कि ये ख्याल जो है ये सिर्फ खास केस यानी मियां नवाज शरीफ को पेश नजर रख के इस पिटीशन को दायर किया गया है, इसके वैसे मकासद क्या है आपके सामने? मैं आसमा सबसे पहले तो आपको ये अर्ज करूंगा कि ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, चूंकि वो हम पंजाबी में हम जब बड़े अपना लोगों से अपने बड़ों से बात करते थे जो थे ना वो वाइज लोग, वो कहते होते थे कि बाजार में जाते हुए जब कोई बंदा किसी को गाली देता है तो जो मुड़ के पीछे देखता है वो समझते हैं लोग इसी को ही दी जा रही है। अच्छा, समझ रहे हैं? और नोबडी एल्स नोटिसेस के क्या हो रही है बात किस तरह। इसी तरह ये हुकूमत की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से हर बार उनको मियां नवाज शरीफ और तरीन ही याद आ रहे हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि मैं आज अभी मुझे आप कहें तो मैं 15-20 लोग अभी आपको गिन के बता दूंगा कि किन किन लोगों को ये फायदा हो सकता है। वो गुजरांवाला से होंगे, गुजरात से होंगे, वो लाहौर से होंगे, वो फैसलाबाद से होंगे, वो कसूर से होंगे, वो उकाड़ा से होंगे, वो साहिवाल से होंगे, वो बलोचिस्तान से होंगे, अब्दुल गफूर लाड़ी होंगे, समी बलोच होंगे, आप समी गिल होंगे भावलपुर से, मैं आपको बताने लगा हूं। इसलिए चूंकि इनका कंसर्न ही सिर्फ उस महवर तक, इनकी सोच ही उस वक्त तक जाती है, इसलिए फॉर एग्जाम्पल मियां नवाज शरीफ साहब हैं, अगर ये जजमेंट आज भी जाती है, अल्लाह करे हमारी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा अदारा है वो इसको गौर करे और अकॉर्डिंगली डिसाइड करे, तो मियां साहब को तो ऑलरेडी एक केस में सजा है जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील उनकी पेंडिंग है। जब तक उस अपील का फैसला नहीं होगा, उससे एक्विटल नहीं होगी, मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक न्यूट्रल
एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते से। ठीक। अब इनकी सारों की सुई जाके अड़ती है मियां नवाज शरीफ पे। ये ओवरऑल नहीं देखते कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग आपके सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं। आप उनको जिंदा दरगोर कर रहे हैं कि फॉर ऑल टाइम टू कम दे आर बीइंग पुट इन ग्रेव यार्ड फॉर रेस्ट ऑफ दी लाइफ, एक जिंदा लाश की तरह वो जिंदगी गुजारना तो चाहें। आपने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है कि ताहयात आप उसमें आपने ये भी रखा है कि तौबा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मौजूद होता है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी आपकी इस बात को? और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बड़े इंडिपेंडेंट जजेस बैठे हुए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इसको उस नजर से देखेंगे जिस नुक्ता नजर से फाइल की गई है। और मैं अगली बात आपको बताऊं कि ये देखें 62(1)(f की जो जिस तरह तशरीह की गई है, उस तशरीह के नतीजे में एक फॉर ऑल टाइम टू कम पूरी लाइफ की कदगन लगा दी कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वेयर एज के 62(1)(f में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि उसमें पहले जो राइटियसनेस अमीन सादक का है उसके हवाले से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसीजंस हैं कि उस हवाले से किसी शख्स के खिलाफ एक डेक्लेरेशन होना चाहिए कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन से, कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से, किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। तो सर आप इसको दायर कब कर रहे हैं? जी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक दायर कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने ड्राफ्ट शेयर कर दिया है आप तमाम लोगों से, और उसके मंदरजात भी इसलिए हमने पब्लिक कर दिए हैं ताकि ये जो नाकदीन है ये भी जरा देखें। हो सकता है कि कल को, जिस तरह मैं आपको एक बात आज बताऊं जी, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि ये नैब कानून जो है इनको तरमीम करो। उस वक्त पीएमएलएन ने कहा कि नहीं होंगे, और आज पीएमएलएन वो सफर कर रही है। हो सकता है कल ये इमरान खान साहब जो हैं वो सफर कर रहे हो तो ये कहें कि ये कानून तब्दील करें। वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसन भोन साहब, आपने बड़ी अहम बात की है। और पार्टी फंडिंग केस जो है उसके अंदर मंदोखेल साहब वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें कहा भी जाता रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कोई इस तरह का फैसला होना चाहिए, अपोजिशन को जाना चाहिए, नाअहली का, उसमें भी बात होती रही है नहीं? अस्मा बीबी, इमरान खान से पहले और एहसन भोन साहब की पिटीशन से पहले इसी वीक में 15 तारीख से पहले फैसल वाडा साहब का आ जाएगा ये सामने, क्योंकि वो रिजर्व गए और 2 महीने की जो डायरेक्शन मिली हाई कोर्ट से वो 2 महीने 12 को पूरा हो रहे। चूंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमें 3 दिन बाद पहुंचा है, तो 3 दिन सैटरडे 15 तारीख को पूरा हो रहे। तो ये एक चीज ये वाजे हो जाएगी, फिर इसका स्कोप की पता चल जाए क्या हो। अब जो फॉरेन फंडिंग का वाले हो सके किया लालचंद साहब और दूसरे साथी भी हमारे तारड़ साहब इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। मेरे साथ पिछले इलेक्शन में एनपी का एक कैंडिडेट था, उन्होंने जो अकाउंट फ्रेश की बजाय पुराना अकाउंट शो किया। अच्छा। उसके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो यहाँ तो बुनियादी बात जो बहुत सारी चीजें छुपाई गई है फॉरेन फंडिंग में, 53 अकाउंट तो उसके आ गए सामने। अच्छा, ये 53 नहीं है सर, ये 53 तो सिर्फ तहरीक इंसाफ एज ए तंजीम है। जो उनके पर्सनल अकाउंट्स है, जिनकी बहनों के अकाउंट से पैसे निकल आए, जो एफबीआर से 25% जमा, वो अलग है। क्यों? ये ज़कात चंदे की पैसे ये पूरे खानदानी करे। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए, क़यामत के दिन में गवाही दूंगा, उन्होंने मुझे खुद कहा कि हमारे पास ऐसी डिटेल मौजूद है जो पर्सनल अकाउंट में इन्होंने शौकत खानम का या जो इनकी सोशल वेलफेयर की जो हुआ है प्रोजेक्ट है, वो पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए है। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीजें, ये सिर्फ 53 नहीं है। ये अगर थोड़ी सी और उसकी वसी कर दे इसकी तफ्तीश है ना, तो ये इनके पर्सनल, सबसे पहले इनकी बहनों के अकाउंट से जो पैसे निकला है, उनका तो कोई कारोबार नहीं था। जो सिलाई मशीन बाद में एफबीआर ने, इसका मतलब ये कि आप खैर वो शौकत खानम वाले के ऊपर तो खाई साहब के ऊपर भी उन्होंने किया हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर भी उनको, मैं कहता हूँ पर्सनल अकाउंट भी है। 53 अकाउंट आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं जी। मैं ये कहता हूँ कि ये डिटेल मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने खुद मरूम ने बताया, और उसके अलावा मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पीएमएलएन के पास मौजूद नहीं, मैं यकीनन मौजूद हैं, मुशाहिद साहब ने मुझे बताया था। और साथ साथ मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, इमरान न्याजी साहब के 2 बहनों के अकाउंट से जो पैसे निकल आए, जिसको 25% एफबीआर से जुर्माना लगवा के उसको वाइट किया गया, तो पैसे किस चीज के थे? यही ज़कात के थे।
यही जो शौकत खान के नाम पे पैसे ले सर, रहे उसके थे। ऊपर अभी हमारे पास चूंकि नहीं, कोई मैं तो आपको एविडेंस नहीं है, हम तो फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो उसमें तो बात नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ आपको रेफरेंस ठीक बात है, आप रेफरेंस दे रहे हैं, मगर मैं आपको जरूर यहाँ पे करेक्ट करूंगी कि वो एक, चूंकि वो केस और है, फॉरेन फंडिंग केस और है, लिहाजा हम उस पर अभी बात नहीं कर सकते। नहीं, उसके साथ ही है, ठीक है, यानी कुछ पैसे उन्होंने शौकत खानम के नाम भी तो ये लिए, आपका इल्जाम है, ये लालचंद साहब से मैं जरूर वजाहत लूंगी। अब ये जो 8 जिल्दें हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने पब्लिक नहीं करनी है, तो आपके पास राइट, वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अभी है, वो भी क्या आप उसके जरिए से जाएंगे, और ये क्यों छुपाई गई है, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए आसमा साहिबा, ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये जो अकाउंट छुपाने की, सीगा राज में रखने की बार बार इस्तदा करना, ये 7 साल पे मुहित एक दास्तान है। यानी एक सियासी जमात 7 साल एक मुकदमे को जेरे इल्तवा रखे, ताखीर का शिकार करे, और कभी वो इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज करे, कभी स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज करे, और कभी वो कहे कि इन तमाम प्रोसीडिंग्स को खुफिया रखा जाए। ये एक दफा नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, 7 साल कोशिश की कि ये केस दबा रहे। मुझे समझ नहीं आती कि जब इसकी रिपोर्ट सामने आ गई तो मुबारक देने वाले नाम नेहाद वजीर आजम को ये याद ना आया कि मेरी जमात तो 7 साल इसकी मुखालफत कर रही थी, वो चाह रही थी कि ये रिपोर्ट बाहर ना आए। अभी भी जो तफसीलात छुपाई गई हैं, देखें क्या निकला है। इंदरजीत दोसांझ एक भारतीय ओरिजिन का आदमी है। वो कौन है? जिसने पीटीआई के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं। बैरी एक आदमी है जो जूइश है। वो कौन है जो तरीके इंसाफ के अकाउंट में पैसे जमा करा रहा है? वो जो रिटन मुआहिदा जिसमें 4 मुलाजमीन हैं, एक रफीक है, एक अरशद है, एक कुक है, एक टी बॉय है। ये टी बॉयज और कुक्स के अकाउंट्स में पैसे क्यों आ रहे थे पार्टी डोनेशन के, और इसका रिटर्न मुआहिदा क्यों किया गया, ये भी इसी रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। ये भी रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा। फिर इन्होंने जो कंसीलमेंट की है 2009 से 13 तक, जो डिक्लेयर्ड अकाउंट्स है स्टेट बैंक के पास, वो नहीं, जो डिक्लेयर्ड इन्होंने इलेक्शन कमीशन में किए हैं वो 12 अकाउंट्स हैं। टोटल अकाउंट्स निकलते हैं 65। तकरीबन 53 अकाउंट इन्होंने कंसील किए, 53 अकाउंट्स। मेरे पास डेटा और उस रिपोर्ट का सफा मौजूद है। फिर एक और बात, आरिफ नकवी साहब का अबराज ग्रुप है, वो खुद फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस को फेस कर रहे हैं। उनका एक वूटॉन क्रिकेट क्लब है दुबई में, उसने फंडिंग क्यों की? अबराज ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी ने क्यों फंडिंग की? अब ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ हो कुछ नहीं सकता। मैं पहली दफा ये बात मीडिया पे करने जा रहा हूं। हाँ। मेरा ये पॉइंट जरूर ले लीजिएगा कि ये नाहल कैसे होते हैं इमरान खान साहब? एज पार्टी चेयरमैन, एज ए सिटिंग एमएनए, आपने एक साइन किए हैं फॉरेन फंडिंग लेने के लिए तमाम दस्तावेजात पर। आपने जालसाजी कमिट की, आपने फ्रॉड कमिट किया, आपने फोर्जरी कमिट की, आइन की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि आइन का आर्टिकल 17(3) कहता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फॉरेन फंडिंग के लिए अकाउंटेबल होंगी। अच्छा। और सोर्सेज बताएंगी। तो ये तो आर्टिकल 62, 63 इमरान खान ये साहब तो पे जब direct होगा लगता जब है। आप चैलेंज करना चाहेंगे। मैं वही कह रहा हूं ना, हाँ। जब इसकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी ठीक है। तो ये लोग पूछते किस तरह नाहल होंगे? इस तरह नाहल होंगे कि आर्टिकल 62, 63 के तहत फॉरेन फंडिंग यानी जो नाहली आप फेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब उन्हें वो करनी फेस करें। पड़ेगी। अच्छा, ये लॉ तो सबके लिए बराबर है। अच्छा। और देखिए उनकी नाहली फेस इसलिए करनी पड़ेगी कि आर्टिकल 62, 63 के तहत वो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। आप चैलेंज करेंगे उसको, मतलब चैलेंज भी कर रहे जब हैं। इसका वक्त आएगा, हाँ। इलेक्शन कमीशन जब अभी तो 15 दिन में इनको खुद भी पेश जी। करना है, और पीटीआई कॉन्फिडेंट है कि वो कर देगी, सारी डिटेल्स शेयर हमेशा करेगी। कॉन्फिडेंट होते हैं, बाद में पशेमानी का। अच्छा लालचंद साहब, अब देखिए ये एक बड़ा अहम केस है। दोनों केसों को अगर जोड़ें, एक तो नायली का केस जो कि अब भवन साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी इसको जोड़ा ना जाए, उससे बहुत से लोग नाअहल होते हैं, और दूसरा खान साहब का और ये पार्टी फंडिंग केस, यानी इतने जो अकाउंट 8 जिल्दें हैं जिसको कि इलेक्शन कमीशन पहले समझती थी कि पब्लिक होना चाहिए, उनकी अपनी रूलिंग्स मौजूद है, अब वो कह रहे हैं कि इनको हमने खुफिया रखना है। वाह, शुक्रिया आसमा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस कारकुन को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज फिर उनका लीडर और उनकी पार्टी, जिस पे मुखालिफ और मुखालफीन ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, उनको बड़ी मायूसी हुई है। और फॉरेन फंडिंग केस जो बाबर साहब ने दाखिल किया था वो अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, और उसमें हमने प्रिवेल किया है। और जो भी इल्जामात लगे हुए थे, जो ये दोनों पार्टियां बड़ी ढिठाई से टीवी चैनल्स पे बात करती हैं, तो उनको नाकामी नसीब हुई है, और हम इस पे विक्टोरियस हैं, हम इस पे विक्ट्री क्लेम करते हैं। और इंशाल्लाह ये केस यूं समझे कि खत्म हो गया, अब इस केस में इनका कुछ निकलने वाला है नहीं। सुने की जो रिपोर्ट है ये इसकी तो बहुत सुने। हाँ। 3 वकला बिठाए हुए आपने पहले ना, अब हमें भी सुने आप। 40,000
हमारे जो डोनर्स हैं उनका हमने डेटा दिया, 150 हेयरिंग हुई हैं, स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब इलेक्शन कमीशन पे इनका इल्जाम है कि उन्होंने इसको डिले किया है। जिस इलेक्शन कमीशन पे ये बहुत जान निछावर करते थे उस पे आज ये इल्जामात लगा रहे, क्योंकि इनके जो है फेवर में फैसला आने वाला नहीं है। तो लिहाजा फॉरेन फंडिंग केस अब क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसमें इनको मायूसी होगी। जब आप पूछ रही हैं फॉरेन फंडिंग केस का, तो इमरान खान की बहनों को दरमियान में लाना, और वो भी उस पार्टी के एमएनए जिस पार्टी की लीडर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो हो, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। किसी की भी आप देखें, इतना लो ना जाएं कि आपको आखिर पछताना पड़े। आपने भवन साहब की बात की, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी बात पूछना चाहता हूं। मैं आम बंदा हूं, मैं आम गलियों में घूमता हूं। इनको बड़ी फिक्र हो गई है लायर्स कम्युनिटी को कि भाई जो पब्लिक का पैसा चोरी करे उस पर लाइफ टर्म से बैन ना हो। हम उसके लिए नहीं, हर उसके लिए कहते हैं। देखिए, ये इंडिविजुअल केस नहीं है। अगर उनको सजा 62 जो है उसमें हुई है, तो वो किसी कोर्ट का क्राइम नहीं किया है, किसी एक शख्स का क्राइम नहीं किया है, उसने पूरी कौम का क्राइम किया है। आप नवाज शरीफ का केस ले लें, अगर उन्होंने एतजाज एहसन साहब को तो आप मानते हैं ना कि वो बहुत ही ज्यादा पीएमएलएन के खिलाफ हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोलते हैं, ऐसा ही है ना? एतजाज एहसन साहब से मैंने यही सवाल पूछा, उन्होंने कहा ये गलत है, नाअहली की सजा ताहयात पाबंदी ये गलत है। जी, ये इंसानी साहब पीएमएलएन के खिलाफ होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी तो फेवर में है ना। कल को उनको भी ये लग सकता है ना, वो तो अपने तो कल को इमरान खान साहब पे भी तो लग जाए ना। देखे, लगना चाहिए। हम कहते हैं जो चोर हो, जो कौम का पैसा चोरी करे, उसमें लगना चाहिए। इसमें क्या तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसपे आप मुबारकबाद अभी दे रहे हैं, हाँ, तो हमसे जीत गए। इसके ऊपर तो आप कैसे जीत गए? जो आपके 26 अकाउंट्स आपके वजीर ने कहा है, सिर्फ 310 मिलियन का इन्होंने बताया है जो रिपीट जो ट्रांजैक्शंस है। टोटल ये निकला है। और इलेक्शन कमीशन ने भी बता दिया है फॉरेन फंडिंग में और बार्ड या प्रोहिबिटेड फंडिंग में भी फर्क है। ये इन दोस्तों को भी ये वकला है, इनको समझना चाहिए। इस तरह की कोई चीज नहीं आई है जो इस तरह की सीरियस हो और फैटल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बंदोखैल साहब वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम साबित ना कर सके, हम साबित कर सकते हैं। कर दिया किधर किया है? मैं लालचंद साहब इसमें तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम फरूख हबीब साहब को सुना था। आप ग्लास चेंज करें, आप एंगल चेंज करें ना, आपको नजर आएगा। एंगल चेंज करके आपसे पूछ रही हूँ कि फरूख हबीब साहब को लास्ट टाइम जो मैंने सुना है, उन्होंने ये कहा कि हम ये साबित करेंगे कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो ठीक है। मैं लालचंद साहब की बात एक जुमले में जवाब देंगे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो आपके अकाउंट्स भी आ रहे हैं। सुनो लालचंद साहब, जब आपका सब कुछ विक्टोरियस आप बन गए, तो आप बार बार हाई कोर्ट इधर उधर स्टे लेने की कोशिश क्यों करे? 7.5 साल आपने क्यों लगाया? तो पहले दिन बोल रहे थे ये आप इधर उधर के बहाने क्यों बना रहे थे अगर आप विक्टिम बना रहे? तो इलेक्शन कमीशन ने किया। दूसरी बात, ये डिले तो इलेक्शन कमीशन करता रहा जी। और उस दौर में देखिए 14 में जो हुआ कई मरतबा लिया। अच्छा, दूसरी बात, वो जो बात कर रहे हैं ना इसकी बहनों के हवाले से, ये तो मैंने मीडिया ने रिपोर्ट की है, बिहार ने बाकायदा कॉस्ट लगाए, वो सारी चीज फैक्ट है। दूसरी बात ये, आप जिनके 2-3 प्राइवेट लोगों के आपने नाम लिया है, तो प्राइवेट तो तहरीक इंसाफ तंजीम नहीं थी जो ये 53 अकाउंट है। इस वजह से मैं कहता हूं कि ये दायरा थोड़ा वसी होना चाहिए। फिर मैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से आपकी तो पूछना चाह रहा हूं। मैं एक वकील हूं, गो कि हमने बहुत कुछ सुना उनकी अदालत में और हमने मुंह बंद का। वकील है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लाइसेंस कैंसल। आज मैं कहता हूं उस केस को रीओपन करे। आसमा बीबी, अगर मैंने सादिक अमीन उसको डिक्लेरेशन से उसको नाइल नहीं कराए तो मैं हमेशा के लिए मैं इस्तीफा दूंगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा ना, आप लोगों को जाना पड़ेगा या वो खुद ब खुद खोल लेंगे केस? देखिए मैं बताऊं, खुद ब खुद खोल की जो सादिक और अमीन किया, मैं इतनी आपको इशारतन बताऊं, मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फैसला पड़ा हुआ है। सर अब वो उस पे मत जाए ना, आप उसको सादिक अमीन किस बात का? सादिक अमीन किस बात का? जब एक कोर्ट का फैसला है, उनके अगर आपको उनकी कोई फंड्स के ऊपर उनकी कुछ उस पे आप जा सकते हैं, यू कैन गो टू द कोर्ट। आप उनकी जो सादिक और अमीन को उनकी कैरेक्टर के ऊपर तो उनकी बात करें। आइन आपने बड़ा 62 और 63 सारे एक इसका शिक पढ़ लो, उसमें यही है ना कि आप हर तरफ से आप क्लीन होंगे, तो हर तरह से तो क्लीन ही होगा। अच्छा, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आप दोनों पे भी आती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये पूछेंगे कि क्या हो सकता है अब आगे जाके इन चीजों को और फिर
फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहल किया जाए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नाअहलियत की, हर तरफ से सदाएं आ रही है, हर पार्टी चाहती है दूसरा जो सदर है वो नाअहल हो जाए दूसरी पार्टी का। अता अभी आपने सुना कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जालसाजी की है और एफिडेविट और सारी चीजें, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत तहकीकात करेगी कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई थी उस वक्त? देखिए, जो वजीर सेहत है पंजाब की यास्मीन राशिद साहिबा, बड़ी ऑनरेबल खातून है। अभी उनका बयान चल रहा है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा है कि जी मुझे ये बताया जाए कि मेडिकल डॉक्टर मैं हूं या फवाद चौधरी साहब है। ये कहा है जी, ये ऑन रिकॉर्ड किया है ज़ाहिर प्रोग्राम में हम। अच्छा, जी अभी मैं मुझे फोन पे भी क्लिप आया। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी मुझे ये बताया जाए। हाँ। तो देखिए, जब मियां साहब को बाहर भिजवाया जा रहा था, शहबाज शरीफ साहब का तो एफिडेविट आया कोर्ट की स्टेज पे। उससे पहले फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा यास्मीन राशिद साहिबा को, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मौजूदा मामले खसूसी हैं बराए सेहत वफाक में, उनको, इमरान खान साहब खुद जिन्होंने काबीना में बैठ के ये फैसला लिया, और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तहकीकात कर रहे थे। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत एक इदारा है, उसने भी पूरी तहकीकात की। बाकायदा जो मेडिकल बोर्ड था उसके हेड को अगवा किया गया, रात को गाड़ी में फिराया गया और उनको टॉर्चर करके उनसे पूछा गया कि क्या ये सच है सब कुछ कि नहीं। अच्छा। वो डॉक्टर, ये क्योंकि मैं मियां साहब के साथ थ्रू आउट हॉस्पिटल रहा, जब वो नैब की कस्टडी से हॉस्पिटल आए और मैंने फिर उनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया, तो मैं तो सारी प्रोसीडिंग्स का गवाह हूं, मैं तो हॉस्पिटल में मौजूद था। तो मेडिकल बोर्ड के सरबराह को एक जुमले की इजाजत दे दें, वो जो पूरे काबीने की जो है ना वो कार्रवाई को बिल्डोज करके वज़ीर-ए-आज़म सब ने कहा नहीं जी, सब ने कहा, अक्सरियत ने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं जाने दो, और उन्होंने कहा मुझे रहम आ गया। हाँ, वो यानी बात ये है कि अपना जो है वो पशेमानी शहबाज शरीफ साहब के कंधों पे मत डालें। शहबाज शरीफ साहब ने जो एफिडेविट दिया है उसके अल्फाज बड़े क्लियर हैं कि जब 8 हफ्ते या जब मियां नवाज शरीफ साहब के जाती मौलजीन उनको इजाजत दे दें ट्रैवल करने की, अच्छा। उसकी वर्डिंग बड़ी क्लियर है। ये कोर्ट ऑफ लॉ है, ये नैब नहीं है कि जहां पे फवाद चौधरी साहब जो चाहे वो कर लें। तो फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि माजी में बड़ी राब्ते अच्छा, ये वैसे तहकीकात लालचंद साहब किसके खिलाफ आप करेंगे? मतलब क्या आपको शक नून पे है या किसी और पे शक है जिसकी आप तस्दीक करना चाहते हैं? देखिए, हम कोई तस्दीक नहीं करना चाहते, मैं तो इनकी सादगी पे हैरान हूं। ये कह रहे हैं पूरे मुल्क को ट्राई कर दें, उस पे केस चला दे, उस पे चला दे, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। ये तो समझ रहे थे, इन्होंने जो एक फीलर दिया था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इमरान खान घबरा जाएगा, तो ये तो चुप हो गए। हम तो कह रहे आए, हम तो कोर्ट जाने के लिए तैयार है, हम तो कोर्ट जाएंगे। और मैं भवन साहब को ये भी कहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, आप ये भी मफाद आमा का मामला है, इसमें भी कोर्ट में जाएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने आज 2 घंटे बैठ के कौम को सबक पढ़ा दिया असेंबली में। खुद पे जो है जो खुद की शुगर मिल में टीटियां लगी हुई हैं, उनके जो चपरासी हैं उनके अकाउंट में 4-4 अरब रुपए आए हुए हैं। देखिए, कोई इखलाकियात होती है। तो ये इल्जाम साबित हो गए, जैसे आपने कहा खान साहब की फैमिली की बात नहीं, देखिए आप देखिए उन पे भी इल्जाम, देखिए उनके अकाउंट में, मैंने कहा उनके अकाउंट में इल्जाम साबित, मैंने कहा उनके अकाउंट में आए ना, इल्जाम साबित हुए, मैंने कहा उनके अकाउंट में, ये साबित है उनके अकाउंट में आए हैं। वो चपरासी है, वो चपरासी है, उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आए हैं। ये फैसला तो अभी करना है अदालत ने सर। नहीं, अदालत वाले फैसला करें, उनके अकाउंट तो बैंक ने देने ना। हाँ। हमारे भी दिए ना, हम भी मान रहे हैं ना, इनको भी मानना चाहिए। नहीं, आपके तो इलेक्शन कमीशन था सर, अदालत थोड़ी थी। अदालत ने भी फैसला करना है कि टीटीओ के ऊपर फैसला उन्होंने देना है। फैसला वो करेगी, हाँ। लेकिन उसके अकाउंट पे से आ गए। लेकिन कहने का मकसद ये है, अब ये कह रहे हैं कि ये यूं नहीं लिखा था, यूं लिखा था, टेढ़ा नहीं था, सीधा था। ओ भाई, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनपे देखें नून लीग के कारकुन हमेशा क्यों बेचारे बाहर खाते हैं? सवाल है, मेरा एक सादा सा सवाल है। काबीना ने कहा, आपको याद होगा शीरी मजारी साहिबा के आंसुओं की बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने कि वो रो पड़ी। उनके जाने के ऊपर आप लोगों ने खुद इजाजत दी, बाद में खैर मीडिया को भी आपने कहा। सबने एक और बात की असेंबली में कि क्या नून लीग वालों ने हमारे लोगों के साथ मिलकर जाली सर्टिफिकेट बनाया, या आज की असेंबली में कर रहे हैं। तो ये हम ये पूछ रहे हैं कि क्या हुकूमत आपकी पंजाब में, हम समझते हैं, तो ये किसने जाली सर्टिफिकेट बनाए? देखें, बन जाते हैं, फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड चलते हैं, बहुत सारे बनने फ्रॉड, ये फ्रॉड किया इन्होंने। तो हुकूमत के ऊपर सवाल उठता है कि उससे बात सुनिए,
आप हमारी हुकूमत पे 10 सवाल उठा लेना, बिल्कुल आपका हक है, आप उठाए, मीडिया ने उठाए, उस वक्त कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने उठाए कि गारंटी दे कि इनकी लाइफ जो है, अब मैं सेंटेंसेस वो नहीं कह सकता, इनको जेल में कुछ नहीं होगा, ये गारंटी कौन दे? प्राइम मिनिस्टर किसी की जिंदगी की गारंटी दे? ये तो अल्लाह के ताला के सिवा तो कोई नहीं दे सकता। ये कोर्टें पूछ रही थी एक इस तरह से, लेकिन जो इन्होंने एफिडेविट दिया, इनको वापस लाना चाहिए था और चले, उनकी सेहत खराब होती, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने भेजा फैसल सुल्तान साहब को, ये भी ऑन द रिकॉर्ड है, और इस पे भी मीडिया ने कुछ नहीं किया, इस पे भी किसी और नहीं किया। आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे रहम आ गया तो मैंने जाने दिया। मोहतरमा, में आपकी, तारड़ साहब की, मंदोखिल साहब की अगर सारी बातों से इत्तफाक कर लूं, तब भी उन पे इखलाकी ये फर्ज है कि अगर वो ठीक है, जैसे वो नजर आ रहे हैं, सवाल बिल्कुल तो वापस आए। ये सवाल आप ना दुरुस्त है, आता ये तो क्यों नहीं आ चाहिए रहे? कि क्यों नहीं आ रहे? ये क्यों ऐलान कर रहे हैं? एक तो उनकी वापसी अटल, उन्होंने इंशाल्लाह वापस आना ही आना है, उसका टाइम फ्रेम तय हो जाएगा। मगर इशू क्या है, एक 70 साल का शख्स जिसके हार्ट में 7 स्टंट डले हुए हैं, एक बाईपास ऑपरेशन हुआ हुआ है, एक दफा हार्ट की परफोरेशन हुई हुई है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, उसको जेल में जब आप कहते हैं कि दवाइयां बंद कर दो, खाना बंद कर दो, सर्दियों में हीटर बंद कर दो, गर्मी में पंखा बंद कर दो, और महकमा जो आपका वजारत इंटीरियर है, जो आपका होम डिपार्टमेंट पंजाब है, वो रिस्पॉन्सिबल है, और वफाक से वजीर आजम खुद या शिराद अकबर फोन करके सुपरिंटेंडेंट जेल को ये कहें कि जमीन पे सुलाओ, तो ये इस तरह तो हम नहीं होने देंगे। इतनी हालत बिगड़ी, जितनी बीमारियां इनमें सुनाई है ना, इतनी हालत देखिए थोड़ी देर में पूरी कौम उनकी जिंदगी मांग रही होगी, और वो होटल में खाना खा रहे होंगे, कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में भी ये बात खाना खा रहे होंगे। हमने बड़ा बड़ा कुछ भुगता है, हमने आईसीयू के अंदर लोगों को घुसते हुए देखा है, हमने वेंटिलेटर पे बातें सुनी है, हमने ये सुना है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा, ये स्टंट है, अभी उठ के बैठ जाएंगे इलेक्शन के बाद। हमने बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है, इखलाकियात से गिरी हुई बातें बर्दाश्त की हैं, मगर मियां नवाज शरीफ के जाती मौलिज को 6 महीने लगे कोर्ट से ऑर्डर लेते हुए कि मुझे उनको मिलने दिया जाए। देखें, उनका जो वापसी है 3 चीजों पर मुनहसर है, उनकी हेल्थ, लीगल पोजीशन, और तीसरा फिर पार्टी पॉलिटिकल सिचुएशन को देखेगी। और उनकी हेल्थ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, उनकी हालत बिगड़ी इनकी वजह से थी, क्योंकि इन ये जो हिटलर दोन है, सवाल ये है, ख्याल है कि ये जेलों के अंदर मैं लोगों आ जाए कि कल आए, ये क्यों कह रहे थे कि आ जाए कि कल आए? आज जरदारी साहब भी पेश हुए थे, बाय द वे। एक कानूनी जवाब इसके ऊपर दिया था इस वाले पे। कत्ल का मुलजिम हो, 400 कत्ल किए हो, उसकी जब जमानत होती है तो एक बंदा श्योरिटी जमा करता है, लाख की, 10 लाख की, करोड़ की। वो मुलजिम भाग जाता है, कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट ज्यादा से ज्यादा ये करेगी, उसको जेल में नहीं डाल सकती, उसकी वो श्योरिटी जब्त करेगी। अगर मैं आता तारड़ साहब की बात से इत्तफाक ना भी करूं, जो वर्डिंग ये बता रहा है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये लिखा भी है कि मैं लाऊंगा, वो लाएगा, जो श्योरिटी अमाउंट है वो जब्त के शहबाज शरीफ साहब है, वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो भी मशरूत है। ये तो मान रहे हैं ना, जो गलत झूठा एफिडेविट दिया, वो भी मदोखिल कह रहा है, मदोखिल साहब कह रहे हैं फैसला किया ना, और हुकूमत को कहा, जब अगर ये वर्डिंग लिखा हुआ है कि डॉक्टर के मशवरे से मशरूत हो, तब तो डॉक्टर मशवरा, तो हमने मांगे, हाई कमीशन ने मांगे उनसे, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। 2 दफा इनकी फैमिली से हाई डॉक्यूमेंट्स ये कोई नहीं दे रहे। हाई कोर्ट में कमिट किया था कि डॉक्यूमेंट्स हम पीरियोडिकली वक्तन फवक्तन रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे, हम जमा करा रहे हैं। इशू क्या हुआ है, हाई कमीशन ने उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने से इनकार किया, ऑन रिकॉर्ड है। हम अब उसको नोटराइज करवा के भेज रहे हैं, हाई कमीशन ताउन नहीं करता। इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि तुम अटेस्ट ना करो, तो वो ना करें। हमारी कमिटमेंट कोर्ट के साथ है, हम कोर्ट में वो जमा करा। अच्छा, और जाहिर है कि ये एक इंपॉर्टेंट इशू होगा बाद आगे जाके, लेकिन छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरन बाद हम इस पे जरूर बात करेंगे कि अपोजिशन जो है वो क्या प्लानिंग कर रही है, क्योंकि कल भी एक बड़ा डिनर हुआ इस्लामाबाद के अंदर रोहेल असगर साहब का, उनके लॉजेस पे, और बिलावल साहब अचानक वहां पहुंच गए और वहां पे भी काफी मुशावरत हुई है। उस की क्या इत्तलात है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब अपोजिशन खास करके पीपल्स पार्टी कह रही है कि 27 फरवरी को उन्होंने लॉन्ग मार्च का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ कुछ मीटिंग्स भी उनकी हो रही हैं, अपोजिशन लीडर के साथ भी, बिलावल साहब की। तो मंदोखिल साहब, ये क्या नक्शा बनता जा रहा है? और खास करके हम रोज ही सुनते हैं कि वो अब तो वो शेराया वाली बात हो गई है कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आ रही है, लेकिन आ कुछ नहीं रहा। मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है, मगर मैं कहूँ कि अपोजिशन की जमातें इस बात पे इत्तेफाक ली है। वजह क्या है, हर पार्टी का अपना अपना एक सोच है, लेकिन सवाल ये, हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरी जाती भी ख्वाहिश है, अगर आवाम की तरफ मैं देखूं
कि आवाम की जिस तरह खाल उतारा गया, और ये मिनी बजट आज देख रहे शहबाज शरीफ साहब ने जितनी सवालात उठाए कि दूध, मिर्ची, माचिस, पता नहीं क्या क्या दवाइयों, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसकी मशीनरी के ऊपर आपने टैक्स लगाया, एक भी आप अपने प्रोड्यूसर साहब को एक भी जवाब असद उमर साहब ने अपनी रिप्लाई में, ये उसने IMF गए, ओ भाई IMF हम गए, शहबाज शरीफ की हुकूमत गई है, मगर आप तो खुदकशी कर रहे थे अगर मैं जाऊं तो हम तो असर, हम ये कभी इनकार नहीं किया कि हम नहीं गए, हमने आपको भी मना नहीं किया, मगर आप ही दावे करें मैं खुदकशी करूंगा अगर मैं IMF गया हूं, खुदकशी आराम में आप को नहीं दे रहे। सवाल ये जो डिबेट आज शुरू हुआ, बिलावल साहब की कल स्पीच होंगी असेंबली में इंशाल्लाह, लेकिन आज एक भी जवाब नहीं दिया, आप उठा के सारे स्पीच कर, तो सवाल ये कि जो उन्होंने करना है, रात को तारीकी में टेलीफोन आ जाएंगे, ये सारे लोग आ जाएंगे, पास कर देंगे, खत्म हो जाएगा। अभी भी आपको लगता है कि मौलाना कहते हैं कि न्यूट्रल है? नहीं, देखिए मैं चीज बताऊं, अभी भी अगर खुद इनकी अपनी मेंबरान, चाहे मैं नाम लेके बता रहा हूं, नूर आलम खान साहब है, आमिर लियाकत साहब है, शकूर शाह साहब है, इनकी अपना सिद्दीकी साहब है जो कराची की जो तो आपके पास लिस्ट है? जी सारे, वो तो इसके खिलाफ स्पीचेस कर रहे हैं, वो तो गैस का ऐसे बहरान कराची में है। कल जो मीटिंग हुई आप लोगों की, उसके अंदर भी कोई, उसमें नूर आलम खान साहब तो थे, वो शायद वो सबको बुलाते हैं पार्लियामेंटेरियंस को। वो तो खैर नूर आलम खान साहब तो गपशप हमारी वैसे कहने का मकसद है कि वो हमारी पार्टी में नहीं आ रहा है ना वो, लेकिन वो हुकूमत से इतने बेजार है क्योंकि उन लोगों को फेस करना है। अब MQM के देख ले, इन्होंने उसके खिलाफ बात की है, मरी इंसिडेंट के ऊपर MQM ने बात की है। सवाल ये कि ये सारे लोग बेजार है, मगर क्या करे, एक टेलीफोन कॉल की मार है। अब एक टेलीफोन कॉल की मार ऐसी है ना कि वो बेचारे नजीर चौहान की तरह दाम करके नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, अब ये बात है ना ताकि ये सवाल सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है कि अपोजिशन से भी लोग मायूस हो रहे हैं, और ये आएगी वो आएगी, तहरीक अदम एतमाद आएगी, PDM अलग फैसले कर रही है, हाउस के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन अलग फैसले, तो ये हो क्या रहा है? कोई यकजहती नहीं नजर आती। देखिए, जब गिलानी साहब का इलेक्शन था तो PTI की 18 से 20 लोगों ने वोट दिए, तो वो सेनेटर बने, इसी हाउस में से दिए। तो कुछ लोग अभी भी रिजाइन करके बाई इलेक्शन लड़ने को भी तैयार है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी हम आज रिजाइन करते हैं, हमें बाई इलेक्शन लड़ाएं। उसकी वजह क्या है? अगले इलेक्शन में जो खिलाड़ी बल्ला लेके निकलेगा उसको हेलमेट पहनना पड़ेगा। हेलमेट के बगैर बल्ला लेके बाहर कोई ना निकले, क्योंकि ये सेंट्रल पंजाब से भी आवाज आना शुरू हो गई है कि जब आप घर से निकलेंगे तो आप -10,000 वोट लेके निकलेंगे, खसारा लेके निकलेंगे। PTI की सपोर्ट तो मौजूद है ना, ये तो आप नहीं कह सकते। मैं तो अभी इतने बाई इलेक्शन लड़के आया हूँ, वजीराबाद से डस्का से खुशाब से आप इधर, मैंने अभी लेटली खानेवाल का इलेक्शन लड़ा है, तो मैं तो आपको बता नहीं सकता। देखिए, हुकूमतों का वोट होता है, वोटर्स का जो नंबर है उसको तो आप चेक करें ना, अभी भी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो वही है। हुकूमतों का वोट जरूर होता है। लाहौर के इलेक्शन से भाग गए, मंदोखेल साहब के इलेक्शन में 6ठे नंबर पे आए। कराची और लाहौर में जो दो बड़े शहर हैं, हब हैं आपके, वहां पे आप एक जगह से भाग जाएं और दूसरी जगह 6ठे नंबर पे आए, तो ये तो मैं राइटिंग ऑन द वॉल है। और देखिए, इसीलिए इलेक्शन 2023 में टाइम है अभी भी। खान साहब ने आज भी कहा है पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, हो सकता है अगले 3 महीनों में महंगाई कम कर दें। खान साहब ने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स नहीं पढ़ा। 2 दिन पहले जो इदारा शुमारियात के स्टेटिस्टिक्स हैं, उसके तहत SPI ईयर ऑन ईयर 20% इन्फ्लेशन है। ये क्या चीजें हैं? ये एसेंशियल नीड्स हैं, जो दाल, रोटी, चावल और इस तरह की चीजें हैं, दूध, दही। सर, वो दुनिया के साथ कंपेयर किया है ना, कि पूरी दुनिया के अंदर। लेट्स बी फेयर, दुनिया में क्या हो रहा है? हाँ। दुनिया में लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है। दुनिया में लोगों की करेंसी इतनी बुरी तरह फॉल नहीं की। ये वाहिद मुल्क है जहां पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ गई और रुपए की कदर में कमी वाकई हुई। तो ये आदादोशुमार लोगों को बताएं। और दूसरी बात ये है, ये जो मैं 20% की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ वो तबका है जो कम आमदन वाला तबका इससे इफेक्ट हुआ है। तो ये हुकूमतों के वोट होते हैं, थाना कचहरी के कामों के, डेवलपमेंट के। ये केयर टेकर आएगी ना, मैं देखता हूं कि इनकी जमानतें जब्त होंगी बड़े बड़े शहरों में। ये क्लिप चलाइएगा उस वक्त। अच्छा, ये अब ये लालचंद साहब, ये अब अता ने बहुत बड़ी बात कर दी है कि क्लिप चलाना है, आपके जमानतें जब्त होंगी। अच्छा, तो मेरी क्लिप भी आप चला दीजिए। हाँ, वो आप बताएं ताकि मैं दोनों सेव कर दूं। सबसे पहले तो इनको खुशफहमी हो गई कि इदारे एक पेज पे नहीं है। आज इनको उसमें मायूसी हो गई। फिर उन्हें फॉरेन फंडिंग केस से बड़ी तौका। इदारे एक पेज पे नहीं है, इनको कैसे? ये तहरीक इंसाफ भी क्या इदारा है? अब सुने ना, सर, हुकूमत है ना सर। देखिए, मैंने सब इदारे की बात, मैंने तहरीक इंसाफ इदारों की बात नहीं की। वो हुकूमत के इदारे तो है ना, वो तो पाकिस्तान के इदारे। देखिए, हौसला करे मेरी बात। अच्छा, ठीक। उसमें इनको मायूसी हुई। फिर उन्हें कहा कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें तो ये हुकूमत चली जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। अब उसमें भी इनको मायूसी होने लगी। फिर सप्लीमेंट्री बजट आ गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई। सप्लीमेंट्री उसमें आता हूँ ना।
ओहो, आप भी तो इतनी मासूम ना बने। ये तो 3.5 साल से क्या कह रहे हो ये बताएं। 7 साल ये 3.5 साल से क्या कह रहे हैं? 3.5 साल पहले क्लिप निकाले, यही कह रहे हैं जो आज कह रही है। कुछ किया इन्होंने? कोई का खेला इनसे? कुछ नहीं हुआ ना, आगे भी कुछ नहीं होने जा रहा है। सही है। इनको बहुत ज्यादा मायूसी होगी। देखिए पीपुल्स पार्टी लेकिन अनरेस्ट तो है लालचंद साहब, देखिए महंगाई की वजह से खुद आप भी एक आम आदमी है। एग्रीड। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए पीपुल्स पार्टी तो बी टीम बन के खेल रही है ना, लेकिन वो क्लियर है कि उनको बी टीम बन के खेलना है। ये नून लीग क्यों कंफ्यूज है? ये कभी मार्च में एहतजाज करने जा रही है, तो कभी फरवरी में कर रही है, तो कभी नहीं कर रही है, तो कभी आज जो हेडलाइंस छपी हुई है अखबारात में कि जो नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दे दिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, तो इनको क्लियरिटी ही नहीं है। ये तो बहुत खुद वैसे ये आता ये बात हम दुरुस्त है इनको कि जब आपके यहाँ नेक्स्ट 6 मंथ में opposition के इनको हाथ सरप्राइज लगे- करेंगे। अच्छा, आप देखेंगी, ठीक। हम 6 माह में इनको सरप्राइज करेंगे। हाँ। हमें सिर्फ एक ही चैलेंज है, वो इन्फ्लेशन का है। वो आप कर लेंगे। वो इंशाल्लाह अब हम ये- उसको कवर करेंगे, हाँ। और ये बी टीम बन के खेलेंगे, और इंशाल्लाह इनको हम सरप्राइज कर देंगे। तो बड़ा खतरा है आपका। आप पिछले 23 मार्च को जो करेंगे तो ये महंगाई कम कर और देंगे। 26 फरवरी नहीं, को नहीं, इनको भी नहीं, आना है। ये इसलिए तो आप 27 फरवरी को कर रहे हैं। 28 फरवरी। अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका हकीकत से और ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सुबह उनको बताते हैं कि ये अगले महीने सर आप देखें इन्फ्लेशन यूं नीचे आएगी, लालचंद साहब लोग कंधों पे उठा लेंगे। सब इधर है, बात ये लंदन में कोई नहीं है। बात ये है सिर्फ लंदन में है। डेवलपमेंट क्या हुई अब तक पिछले 3.5 साल में एक ईंट लगाई और हमारे मंसूबों की तख्तियां उसकी नकाब कशाई कर करके खान साहब का हाथ चलें, लग इस गया पे है। खुश होते रहे आप। कर्जे पे कर्जा चढ़ गया है, IMF की कंडीशन सख्त हो रही है। आज मिनी बजट पेश किया, 400 अरब के टैक्स लगा दिए हैं, दूध से लेके घी से लेके दही तक पे टैक्स लग गया है, बच्चों के पाउडर मिल्क पे टैक्स लग गया है, सिलाई मशीनों पे टैक्स लग गया है। तो ये महंगाई, आप मुझे खुद बताएं कि ये मिनी बजट के बाद महंगाई में कमी वाकई हो सकती है? IMF के पास मुल्क को गिरवी रखवा के बहुत शर्तें गवर्नर उनकी सख्त स्टेट बैंक हैं, को बिल्कुल। स्टेट बैंक को वजीर आजम बना दिया है। अब मुल्क में 2 वजीर आजम होंगे, एक नाम नेहाद इमरान खान साहब होंगे और दूसरा गवर्नर स्टेट बैंक होगा जो वजीर आजम को जवाब दे नहीं है। वजीर आजम उसको मीटिंग के लिए नहीं बुला सकता। तौबा। खान साहब के, ये बिल में मौजूद है, पढ़े बिल को। तौबा। खान साहब के ऑफिस वैसे ने लालचंद साहब वो बिल तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हाँ। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को नहीं इवन मानते। शौकत तरीन साहब ने कल जो कमेटी में कहा है, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बात हम कर सकते हैं कि 5 साल नहीं 2 साल और 2 टेन्योर नहीं 1 टेन्योर के ऊपर बात हो, ये उन्होंने कल कहा है। और आपकी अपनी पार्टी के देखिए, लोगों ने स्टेट इसको बैंक के resist बोर्ड ऑफ किया है, गवर्नर्स सर। चलेगा। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये हुकूमत ही नॉमिनेट करेगी। लेकिन वो कोई IMF गवर्नर अमेरिका स्टेट से बैंक नहीं के ना आएंगे। NAP पूछ और ये सकता है, सुने, ना FIA ये एक पूछ सकता लॉ है, है, ये भी एक दुरुस्त ये एक बात लॉ है है, कि कोई हम ये फिजिकली उठा के नहीं ले जा रहे। कल इनको लॉ पसंद नहीं है, वो अमेंड भी हो सकता है। ये ऐसे नहीं है, ये चाहते हैं कि ये इसाक डार वाला स्टेट बैंक हो, जो इसाक डार के लिए जो मर्जी है, मनी लॉन्ड्रिंग करता था, इधर मनी लॉन्ड्रिंग करानी डार साहब रह है, गए तो हैं, आजाद बाकी नहीं चाहिए। उन्होंने हफीज शेख को भी लगा के वो देख भी- लिया है, उनको भी शौकत शौक साहब को है, भी लगा के देख उनको लिया है। भी शौक है लड़ने डार का। साहब रह गए हैं, डार साहब रह गए हैं, बाकी डार साहब आ रहे हैं, बाकी देखें, डार साहब बोल रहे हैं कि बाकी दुनिया जहान के बुरे खजाना लगा लिए हैं। और आज असद उमर जो बात कर रहे बुला ले भाई, थे, आपको बताऊं, ये इन्होंने समधी चुपके से बार, बताया कि वो खुद आ रहे बार, होते बेटे हैं। बार, चोर बार, सब बार। नहीं, मैं अच्छा, वही मैं कह चीजें रहा कर हूं रहा ना। हूं। हाँ। मैं सिर्फ एक लालचंद साहब की खुशफहमी ये बता दूं, ये जितनी मर्जी है दावे करे, जितनी मर्जी है अपनी चेयरमैन को जो पहले से गुमराह करे, पुख्तनख्वा के इलेक्शन में तो अवाम ने बता दिया। ये तो आप सबसे तो खुश हो मजबूत रहे हैं, गार्ड। आपका तो वहां पे हम नाम ये निशान खत्म हो गया पीपल्स पार्टी का। ये है वो अब्दुल्ला की शादी में दीवार अच्छा यार लालचंद साहब, आपका वहां पे निकला क्या है ये बताया? बोलने नून लीग तो दो। अच्छा बोलने तो दो। नील यार बोलने तो दो। जीरो। अच्छा कुछ भी नहीं। अब आप बोलेंगे तो अच्छा। बात यह है कि पिशावर 12 MPA में से इसने 11 MPA थे, पीपल्स पार्टी ने 47,000 वोट लिए, PDM ने 11,000 से ज्यादा लिए। आप कहां हो? आप ये सबसे मजबूत गढ़। कराची में तो आप 6ठे नंबर पे चले गए, लाहौर में तो आपने खुद करा के भाग गए। आप क्या बातें कर रहे हो? सिंध में PTI की क्या पोजीशन? क्या 6ठे नंबर पे आ गई? क्या नहीं। पोजीशन रहेगी? अभी 6ठे नंबर पे 6 महीने पहले लालचंद साहब। है ना? अब मुझे बात करने देंगे? हाँ, जी प्लीज लास्ट। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये इनका बी टीम का खेलने का काम है, वो खेलें। लेकिन इंशाल्लाह 23 में PTI सिंध में हुकूमत बनाएगी अपनी अलाइंस के साथ। इनकी जो परफॉर्मेंस है सिंध में, जिस तरह सिंध के लोगों से जुल्म और बर्बरियत की है, जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, जिस तरह से वहां से हेल्थ की फैसिलिटीज को तबाही बर्बाद कर दिया गया। आप देखिए, कल सिंध में मौजूद है। कल एक बच्ची ने बाहर रोड पे ट्रॉमा सेंटर जन्म दुनिया किया की है। जदीद वहाँ पे अच्छा, एम्बुलेंस चलो, आ रही है, ये दवाइयां आवाम नहीं की है, फैसला ये करने वाला है। ये हेल्थ कार्ड, ये मैं एक बात कहूं, अच्छा, पूरे मुल्क को हेल्थ पिशावर कार्ड पेरिस बन गया है। ये हेल्थ कार्ड पिशावर पेरिस बन गया है।
اور اس وقت وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے دودھ کی نہر میں ڈبکی لگائیں یا شہد کی نہر میں ڈبکی لگائیں. لوگ کنفیوز ہیں, ادھر شہد کی نہر ہے, ادھر دودھ کی نہر ہے, لوگ شدید کنفیوژن کا شکار ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام انتخابات کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ کس کو انہوں نے ووٹ کرنا ہے اور کون پاپولر ہے اور کون عوام کا نمائندہ ہے. تو انتخابات ہو جائیں گے تو سب پتہ چل جائے گا. اس دوران اپوزیشن کے لانگ مارچز پہ نظر رکھیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.